हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उमाकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, सर्किल की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। सर्किल में बेटा हम पहले बेसिक सा उसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे। अब कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं सर्किल की जो हम आज की क्लास में करेंगे। उसके बाद में हम आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सर्किल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक। चलिए, तो आज एक मोटिवेशन के साथ में क्लास को शुरू करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं करता, तो पढ़ने में मन कैसे लगे। नो डाउट बेटा, हर किसी की हॉबी नहीं हो सकती पढ़ना। हर किसी की अगर हॉबी होने लग जाए पढ़ना, भाई सभी को पता है कि हॉबी अलग अलग होती हैं, है ना। सभी की हॉबी अलग अलग होती हैं। बहुत कम बच्चों की हॉबी पढ़ना होती है। अब पढ़ने में मन कैसे लगेगा या सफलता की ओर हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसके लिए बेटा आप एक ही बात ध्यान रखो। आपको सुबह सुबह उठ के क्या करना है, सुबह सुबह आप सीधा आईने के सामने जाओ, मिरर के सामने जाओ और मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को बोलो। कर लोगे यार, तुम आसानी से कर लोगे बस। फिर उसके बाद में अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो और मेहनत करते रहो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सफलता जरूर हासिल कर लोगे। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ में आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, आज मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई हैं और इसको हम डायग्राम के साथ में एक एक करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। देखो, आप अगर चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तब तक के लिए साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब हम एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, आपको क्या दिया हुआ है, इफ द परपेंडिकुलर, आप एक एक कीवर्ड को पकड़ते जाओ। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब अगर इसको मैं डायग्राम से समझाऊं तो देखो, जैसे मान लो मैंने ये एक सर्किल बनाया, ठीक है। ये मैंने एक सर्किल बनाया और इस सर्किल में मैंने एक, इसने कॉर्ड के बारे में बात की है, तो जैसा इसने बोला है हम वैसा करते जा रहे हैं। इसने कॉर्ड के बारे में बोला, मैंने कॉर्ड बना दिया, ठीक। ये मैंने एक कॉर्ड बना दी। इसने क्या बोला है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू सर्किल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू कॉर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके सेंटर से मुझे क्या करना है, इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जैसे मान लो कि ये इसका सेंटर है, यहां से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मान लो कि कॉर्ड को मैंने नाम दे दिया ए बी और सर्किल के सेंटर को नाम दे दिया ओ, ठीक है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये ओपी परपेंडिकुलर है, तो आगे इसने क्या बोला है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी ये क्या करेगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है। अब इसका मतलब समझो, आपको ये गिवन है कि ए बी और सॉरी ओपी परपेंडिकुलर है किस पर, ओपी परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ये आपको गिवन है कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी। तो उसके बेसिस पर आप इसका रिजल्ट क्या निकाल पा रहे हो, आप रिजल्ट निकाल पा रहे हो कि एपी इक्वल्स टू होगा बेटा बीपी के। ये है इस स्टेटमेंट का मतलब। यानी किसी भी सर्किल की अगर एक जीवा ए बी है और उस जीवा से केंद्र पर हम लंब डालते हैं ओपी, तो अगर ये लंब है तो ये लंब क्या करेगा, इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। ये इसका हिंदी में मतलब है, ठीक है। कि किसी भी कॉर्ड पर सर्किल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उस कॉर्ड को क्या कर देता है बेटा, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। आई होप कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है इसका, जस्ट कन्वर्स है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी अगर हम सर्किल के सेंटर से उस कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन क्या कर रही है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। अगर ये बात सही है तो फिर वो लाइन इस कॉर्ड पर क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी का मीन है। तो इसका मतलब इसका जस्ट क्या हो गया, कन्वर्स हो गया। कन्वर्स कैसे हो गया, समझो कि यहां पर तो आपको ये गिवन था कि ओपी परपेंडिकुलर है एबी पर, तो इसका मतलब है कि एपी इक्वल्स टू क्या हो गया, बीपी हो गया। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको ये दिया हुआ है कि एपी इक्वल्स टू क्या है, बीपी है। यानी ओ से इस पर एक लाइन ड्रॉ की कॉर्ड पर और वो लाइन क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी एपी इक्वल्स टू बीपी है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर होगा एबी पर। ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जस्ट एक दूसरे का क्या है, कन्वर्स है। क्लियर है, ओके। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब है कि अगर मैं एक ही सर्किल में कई सारी कॉर्ड बनाऊं, और कई सारी का मतलब जनरली हम दो कॉर्ड ले लेंगे,
ठीक है, जनरली हम 2 कॉर्ड ले लेंगे, बाकी कई सारी हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल में कॉर्ड कितनी होती हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड होती हैं। ठीक है, तो हम रैंडमली कोई भी 2 कॉर्ड ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कॉर्ड तो ये है और एक कॉर्ड ये है। मैंने रैंडमली कोई 2 कॉर्ड ले लिए हैं। ठीक है, ये छोटी लग रही है थोड़ी सी, इसका बड़ा कर देते हैं इसको। मान लो कि ये कोई 2 कॉर्ड है और इसको मैंने नाम दे दिया AB, इसको नाम दे दिया मैंने PQ। ठीक है, इसने क्या बोला है कि ये दोनों कॉर्ड कैसे हैं बेटा, इक्वल हैं। अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, यानी अगर आपको ये गिवन है कि AB इक्वल्स टू PQ है, तो फिर आप इससे रिजल्ट क्या निकाल सकते हो, आप इससे रिजल्ट निकाल सकते हो कि ये दोनों सर्किल के सेंटर से क्या होंगी, इक्विडिस्टेंट होंगी। सेंटर से इक्विडिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर मैं सेंटर से इन दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये O है, ये मान लेते हैं X है और ये मान लेते हैं Y है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये गिवन है कि AB इक्वल्स टू PQ है, अगर आपको ये गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इससे आप रिजल्ट ये निकाल सकते हो कि OX इक्वल्स टू होगा OY की, यानी ये दोनों कैसी होंगी, इक्विडिस्टेंट होंगी। हिंदी में बोलूं तो किसी भी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, यानी अगर जीवाओं की लंबाई समान दे रखी है तो वो केंद्र से क्या होंगी, समान दूरी पर होंगी। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर। इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंट। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर जो होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, इक्विडिस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या था कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी अगर 2 कॉर्ड आपको इक्वल दे रखे हैं तो दोनों सेंटर से कैसे होंगे बेटा, इक्विडिस्टेंट होंगी, इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक, फोर्थ देखें, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। ये इसका जस्ट कन्वर्स है, जो प्रॉपर्टी हमने अभी थर्ड वाली पढ़ी थी उसका जस्ट कन्वर्स है। अभी तक तो हमें क्या दिया हुआ था कि ये दोनों कॉर्ड थी वो इक्वल थी, तो हम ये कह पा रहे थे कि ये दोनों कैसी हैं, इक्विडिस्टेंट है। अब अगर मैं उल्टा बोलूं इसका, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 कॉर्ड सर्किल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं तो वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, यानी उनकी लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर तो आपको पहले वाले प्रॉपर्टी में तो आपको गिवन था कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो फिर आप कह पा रहे थे कि ये इक्विडिस्टेंट है। और इस प्रॉपर्टी में आपको ये गिवन है कि ये दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंट है। अगर ये दोनों इक्विडिस्टेंट हैं तो फिर आप ये कह सकते हो कि ये दोनों कॉर्ड कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है, ये थी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फर्स्ट का कन्वर्स सेकंड था, सेकंड का कन्वर्स फर्स्ट था, ऐसे ही थर्ड का कन्वर्स फोर्थ था और फोर्थ का कन्वर्स थर्ड था। ठीक, अब देखते हैं हम फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ में क्या बोला है कि इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्स आल्सो ट्रू। अब इसका मतलब समझो कि अगर आपको 2 कॉर्ड दे रखी हैं और वो दोनों कॉर्ड कैसे हैं बेटा, इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स जो होंगी वो कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, और इसका कन्वर्स भी सही होगा। अब समझो, देखो जैसे मान लो मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये एक सर्किल ड्रॉ किया मैंने, देखो ये एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल में मैंने रैंडमली कोई भी 2 कॉर्ड ड्रॉ की। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक कॉर्ड तो ये ड्रॉ कर दी और एक कॉर्ड मैंने ये ड्रॉ कर दी, और ये आपको गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड कैसे हैं बेटा, इक्वल है। ये PQ है और ये मान लेते हैं RS है। ठीक है, ये 2 कॉर्ड हैं और दोनों कॉर्ड कैसे हैं, इक्वल हैं। देखो इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं इसका मतलब इसका मतलब है कि आपको PQ इक्वल्स टू RS ये दिया हुआ है, और अगर ये इक्वल हैं तो फिर आप रिजल्ट क्या निकाल पा रहे हो, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब फिर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क्स हैं वो कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगी। अब देखो PQ की कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स ये हो गई, PQ ये वाली, ठीक है, और RS की कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स ये हो गई RS। तो इसका मतलब है कि अगर PQ और RS ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो फिर इनकी आर्क्स भी कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। PQ आर्क्स के इक्वल होगा क्या, RS आर्क्स। ठीक है, अब इसका कन्वर्स आगे बोला है कि एंड कन्वर्स आल्सो ट्रू, इसका मतलब इसका कन्वर्स भी सही है। और कन्वर्स क्या है, कन्वर्स ये हो जाएगा कि अगर ये दोनों की आर्क इक्वल है, अगर ये दोनों की आर्क्स इक्वल है, इसका मतलब है कि ये दोनों कॉर्ड भी कैसे हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। आई होप कि चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैंने एक कर्व वाला साइन लगाया है ये आर्क के लिए लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो यही तो PQ है, मतलब ये PQ क्या है, कॉर्ड है, और PQ ये वाली क्या है, आर्क है, तो हम ऊपर ये कर्व वाला साइन लगा देते हैं तो ये किसके लिए हो जाता है, फिर आर्क के लिए हो जाता है। क्लियर है? तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी फिफ्थ। अगर आर्क इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है वो इक्वल होंगी, अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क हैं वो इक्वल होंगे। क्लियर है? चलिए
ये थी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में देखें, इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड कन्वर्स आल्सो ट्रू। इक्वल आर्क्स ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। देखो जैसे मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये एक सर्किल है और इसमें मैंने रैंडमली कोई भी दो आर्क ले ली, ठीक है, मैंने रैंडमली कोई भी दो आर्क ले ली और ये दोनों आर्क कैसे हैं, इक्वल है। इसने क्लियर बोला है कि इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्किल। तो जैसे मान लेता हूं कि एक आर्क तो मैंने ये ले ली, ठीक है, और इसी के इक्वल ऐसे मान लेता हूं कि एक आर्क मैंने ये ले ली, कोई भी दो आर्क ले ली, ठीक है, मैंने आर्क को ये ब्लैक मार्कर से मार्क कर दिया है, ठीक है। तो इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। तो इसका मतलब है कि इन दोनों आर्क से मुझे क्या करना है, सर्किल के सेंटर पर एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इस आर्क के थ्रू ये एंगल ड्रॉ हुआ और इस आर्क के थ्रू ये वाला एंगल ड्रॉ हुआ, इस आर्क के थ्रू ये वाला एंगल ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो इसने बोला है कि अगर ये आर्क इक्वल हैं तो इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब जैसे अगर मान लो मैं इसको पी क्यू नाम दे दूं और इसको आर एस नाम दे दूं और इसको ओ नाम दे दूं, ठीक है। तो अगर आपको ये गिवन है कि पी क्यू आर्क और आर एस आर्क ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू होगा एंगल आर ओ एस के। देखो इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो अगर आर्क इक्वल है इसका मतलब एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आगे बोला है एंड कन्वर्स आल्सो ट्रू, इसका कन्वर्स भी सही होगा। तो अगर इसका कन्वर्स सही है, अगर इसका कन्वर्स सही है तो फिर हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस। अगर ये आपको गिवन है तो फिर हम कह पाएंगे कि पी क्यू आर्क है वो किसके इक्वल होगी बेटा, आर एस आर्क के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये आपकी थी प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, सेवेंथ प्रॉपर्टी देखें। सेवेंथ प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। देखो समझो इसको, इसका मतलब क्या है, और ये प्रॉपर्टी बेटा बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ये आपके लिए स्कूल में भी काम किया है और ये आपके लिए कंपटीशन में भी काम की है, सब जगह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझें इसे। देखो मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया और इस सर्किल में कोई भी रैंडमली मैंने कोई भी एक आर्क ले ली, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने ये वाली एक आर्क ले ली, ठीक, और इस आर्क से सर्किल के सेंटर पर मैंने एंगल ड्रॉ किया, ठीक। जैसे देखो ये आर्क से मैंने ये एंगल ड्रॉ किया सर्किल के सेंटर पर, ठीक है, ये एंगल ड्रॉ किया। अब इसने क्या बोला है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। यानी ये जो एंगल बना है ये एंगल डबल होगा किसके, इस आर्क के थ्रू जो सर्किल का बचा हुआ पार्ट है उसमें कहीं पर भी आप एंगल ड्रॉ कर दोगे उसका जस्ट डबल होगा ये वाला, ठीक है। तो देखो इसका मतलब मैं अगर एक और एंगल ड्रॉ करूं इसी आर्क के थ्रू, लेकिन वो एंगल कहां पर हो, सर्किल पर हो, वो एंगल कहां पर हो बेटा, सर्किल पर हो, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, इसका इस सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है इसका जस्ट हाफ ये होगा, या फिर कह सकते हैं कि इसका जस्ट डबल ये होगा। यानी अगर मैं इसको नाम दे दूं ए ओ बी और ये सी, अगर मैं ये नाम दे देता हूं तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, यानी जो ये एंगल है वो इसका जस्ट डबल होगा, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि अगर ये एंगल 30 का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री का हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका जस्ट हाफ ही होगा, यानी अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो फिर ये एंगल कितने का हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा दूसरी बात इसने बोला है कि सर्किल के किसी भी पार्ट में, मतलब जो बचा हुआ पार्ट उसमें कहीं पर भी एंगल बन जाए, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको इतना सिंपल सा डायग्राम बना दिया जाए। ये भी हो सकता है कि जैसे इसी आर्क के थ्रू एक एंगल ये ड्रॉ कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पर भी अप्लाई होगी, समझ में आया, यहाँ पर भी, क्योंकि इसने क्या बोला है, देखो इसने क्या बोला है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। एनी पॉइंट मतलब जो बचा हुआ इस आर्क के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उसमें कहीं पर भी बन जाए, सभी जगह ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। क्लियर है। तो सॉरी,
तो ये था बेटा अपना प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, आई होप कि ये चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो डबल होगा, सर्किल पर जो एंगल बनेगा वो हाफ होगा, सीधा सा तरीका है। ठीक है, ओके। तो अब देखो सेकंड लास्ट जो प्रॉपर्टी बची हुई है, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है समझो। देखो सेकंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है बेटा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, यानी एक सर्किल के एक ही सेगमेंट में आप जितने भी एंगल ड्रॉ करोगे वो सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। वो सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देखो जैसे मान लो मैंने ये एक आर्क ले ली, आर्क ले लो, कॉर्ड ले लो, एक ही बात है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कॉर्ड ले लेता हूँ, ये मैंने ए बी एक कॉर्ड ले ली। अब इस ए बी कॉर्ड ने इस सर्किल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। तो एक ही सेगमेंट में जितने एंगल बनेंगे वो सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ से कुछ एंगल ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लो ये एंगल ड्रॉ किए मैंने, ये सारे एंगल आपस में कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ये सारे एंगल इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, जैसे मान लो इनको मैं नाम दे देता हूं, जैसे अगर मान लो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ऐसे ये नाम दे दिए। तो इसका मतलब है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कंडीशन यही है कि किसी सेम आर्क के थ्रू बने हुए ना चाहिए, सेम सेगमेंट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एंगल मेजर सेगमेंट में बन रहा है, एक माइनर में बन रहा है और फिर वो दोनों इक्वल हो जाएं, ये नहीं होगा। ठीक है, सेम सेगमेंट में होना चाहिए। सॉरी, यही कंडीशन हम माइनर सेगमेंट में भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, और अगर इनको मान लो मैं नाम दे देता हूँ ये एंगल 5 और ये एंगल 6, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 5 इक्वल्स टू होगा एंगल 6 के। ठीक है, तो ये था बेटा, ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8। लास्ट जो प्रॉपर्टी बची हुई है वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी है कि एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल बनता है तो वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। देखो जैसे मान लो मैंने ये एक सर्कल बनाया, ये सर्कल बनाया और इस सर्कल में मैंने एक डायमीटर बनाया। आपको पता है कि डायमीटर क्या करता है, सर्कल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और अगर ये डायमीटर है इट मींस ऊपर वाला पार्ट क्या है, सेमी सर्कल है। सिमिलरली नीचे वाला पार्ट क्या है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल बनता है तो वो क्या होगा बेटा, राइट एंगल होगा। ठीक है, देखो एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो अब इसका मतलब है कि यहां से अगर मैं कोई भी एंगल बनाता हूं तो वो हमेशा क्या बनेगा बेटा, राइट एंगल बनेगा। कितने भी एंगल बना सकते हो सेमी सर्कल में, वो सारे के सारे क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा और ये भी राइट एंगल होगा। कितने भी एंगल बनाओ आप सारे के सारे क्या होंगे बेटा, राइट एंगल होंगे। सेमी सर्कल में बन रहे हैं इट मींस ये राइट एंगल होंगे। चाहे आप ऊपर वाले सेमी सर्कल में बनाओ चाहे आप नीचे वाले में बनाओ, बात तो एक ही है क्योंकि सेमी सर्कल ही है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे बेटा, राइट एंगल होंगे। क्लियर है? तो आई होप कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये थी बेटा सर्कल की बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, यहाँ पर सर्कल की जो बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, जो हमारे लिए जिनकी नीड थी, वो यहाँ पर हो जाती हैं कंप्लीट। ठीक है, अब हम एक चीज और है इसमें, और वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद में फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को तो नो डाउट यहाँ पर खत्म करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाद में। उसके बाद में हम अगली क्लास में क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो इनको तो मैं इरेज कर देता हूँ, और इनको इरेज करते हुए मैं आपको चलो एक थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइन और बता देता हूँ। बच्चे ज़्यादा डिमांड करते हैं मोटिवेशन की कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता। बेटा आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। मेहनत का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। आपको देखो एक लाइन सुनाता हूँ मैं, उससे आपको समझ में आएगा। एक लाइन सुनाता हूँ, देखो मेहनत का कोई विकल्प क्यों नहीं हो सकता, समझो। अगर आपको बादशाहों वाले शौक है ना, तो आपको गुलामों की तरह मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई राजा नहीं बनता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर शौक आपके राजाओं वाले हैं तो गुलाम की तरह मेहनत करो। चलिए अब इसी लाइन के साथ में अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज।
अब देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी दोनों चीज देखोगे नो डाउट, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक ही प्रॉपर्टी है, वही ध्यान रखनी है आपको, वही रख लो, वो सफिशियंट है, ठीक है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आप ऐसे समझो कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल के अंदर मैंने एक एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। वो क्वाड्रिलेटरल मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा कि उस क्वाड्रिलेटरल के चारों जो वर्टिसेज हैं वो चारों वर्टिसेज कहां पर हों बेटा, इस सर्कल पर हों, ठीक है। ये चारों वर्टिसेज कहां पर हों, इस सर्कल पर हों, तो फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा बेटा साइक्लिक, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेज कहां पर हों, सर्कल पर हों, वो क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। ये तो डेफिनेशन वाली बात हो गई थी, डेफिनेशन को उतना ज्यादा मायने नहीं देते हम मायने देंगे इसकी प्रॉपर्टी को। तो देखो प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यानी किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा संपूरक होते हैं, ठीक है। तो इसका कन्वर्स भी सही है कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक है, मतलब वो साइक्लिक होगा, चक्रीय होगा, क्लियर है। तो देखो अगर मैं कहता हूं कि एंगल P प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, चक्रीय बन गया। P और R दोनों सम्मुख कोण हो गए। सिमिलरली एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर मैं ये कह पा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, चक्रीय होगा, ठीक है, ये चक्रीय होगा। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये चक्रीय है, इसका मतलब ये बातें सही होंगी, तो इसका मतलब है कि ये दोनों का कन्वर्स एकदम सही होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी चतुर्भुज है वो चक्रीय है, इसका मतलब है कि उसके सम्मुख कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। अगर मैं कह रहा हूं कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, तो फिर वो क्या होगा, चक्रीय होगा। जब भी हम किसी को चक्रीय प्रूफ करेंगे तो हम यही प्रॉपर्टी काम में लेंगे, तो आपको ये प्रॉपर्टी जरूर ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए तो आज की क्लास को तो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि सर्कल की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी, वृत्त के जो गुणधर्म हमने पढ़े थे वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप नो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम वो क्वेरी ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को तो खत्म करते हैं, और अगर आपको यहाँ से चीज़ें अच्छी मिल रही हो, कुछ समझ में अच्छा आ रहा हो, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें साथ में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल नई जोश के साथ में, नई एनर्जी के साथ में, नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।